हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सुमिता और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ मार्क्सवाद, जो कि यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन जिसके हम तैयारी कर रहे हैं। और इसके मैंने आपको आदर्शवाद है, मार्क्सवाद आज होगा, प्रकृतिवाद, इससे रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो आज हम बात करते हैं मार्क्सवाद क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में हम कुछ इन्फॉर्मेशन जानेंगे, मार्क्सवाद का अर्थ, उसके सिद्धांत और काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इस वीडियो में, तो प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मार्क्सवादी विचारधारा के जन्मदाता कार्ल मार्क्स 1883 तथा फ्रेडरिक एंजल्स 1820 और 1895 है। इन दोनों विचारकों ने इतिहास, समाजशास्त्र, विज्ञान, अर्थशास्त्र व राजनीतिक विज्ञान की समस्याओं पर संयुक्त रूप से विचार करके जिस निश्चित विचारधारा को विश्व के सम्मुख रखा उसे मार्क्सवाद का नाम दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो मार्क्सवादी विचारधारा के जो जन्मदाता माने जाएंगे वो कार्ल मार्क्स माने जाएंगे, लेकिन कार्ल मार्क्स के साथ में जो था फ्रेडरिक और एंजल्स, ठीक है, इन दोनों ने ही जो है हमारा जो हिस्ट्री है, सोशोलॉजी है, और यानी कि सामाजिक विज्ञान है, अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान यानी कि सोशल स्टडी में जो हमारे सब्जेक्ट आते हैं, इन पर जो समस्याएं हैं इन पर संयुक्त विचार करके इसको जो है एक मार्क्सवाद का नाम दिया गया था। अब मार्क्सवाद क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। मार्क्सवाद क्रांतिकारी समाजवाद का ही एक रूप है। ये एक आर्थिक और सामाजिक समानता में विश्वास रखता है। मार्क्सवाद सभी व्यक्तियों की समानता का दर्शन है, यानी कि सभी व्यक्तियों में जो है समान रूप से माना जाता है दर्शन में। ठीक, मार्क्सवाद की उत्पत्ति खुली प्रतियोगिता, स्वतंत्र व्यापार और पूंजीवाद के विरोध के कारण हुई। मार्क्सवाद पूंजीवाद व्यवस्था को आमूल रूप से परिवर्तित करने और सर्वहार वर्ग का मतलब जो भी वर्ग में जो भी व्यक्ति आते हैं उन सारे वर्गों से है, सर्वहार वर्ग की समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए हिंसात्मक क्रांति को एक अनिवार्यता बतलाता है। इस क्रांति के पश्चात ही आदर्श व्यवस्था की स्थापना होगी। ये वर्ग विहीन, संघर्ष विहीन और शोषण विहीन राज्य की होगी। यहाँ पर कहने का मतलब ये था कि मार्क्सवाद का कि एक ऐसी क्रांति हुई थी जिसके बाद जो है आदर्श व्यवस्था की स्थापना करनी होगी, जो कि वर्ग यानी कि समाज में किसी भी प्रकार का कोई वर्ग नहीं होगा। जैसे कि हमारा समाज जो है कई वर्गों में विहीन है, तो उससे विहीन होना चाहिए। संघर्ष यानी कि किसी तरीके का हमारे समाज में संघर्ष नहीं होना है, किसी भी वर्ग का शोषण नहीं होना है ना। तो इन चीज़ों के पश्चात ही होगी जब अब फिर इसका जो मार्क्सवाद का जो सिद्धांत था वो बताए थे। तो मार्क्सवाद के सिद्धांत है आपका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। ठीक है, तो ये सिद्धांत जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, इसलिए मैंने आज ब्लैक बोर्ड पे जो है आपको नहीं समझाया है, मैं पीडीएफ से बना रही हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप पीडीएफ से सही से समझ सकते हो। ठीक है, और इसकी पीडीएफ जो है मैं जल्दी ही टेलीग्राम अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगी और मैं आपको बता दूँगी कि किस नाम से आपको मेरा चैनल मिलेगा। अभी मैं उस पर थोड़ा सा वर्क कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको नहीं बता रही हूँ, लेकिन सारी पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज चलिए बात करते हैं। फिर है आपका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। ये क्या है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स के विचारों का मूल आधार है। मार्क्स ने जो है द्वंद्वात्मक प्रणाली को हीगल से ग्रहण किया है। ठीक है, और हीगल मार्क्स के द्वंद्ववाद को समझने के लिए हीगल के विचारों को जानना आवश्यक है। हीगल के विचारों में संपूर्ण संसार गतिशील है और इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है, हीगल जो हैं उन्होंने बताया है कि जो संपूर्ण संसार है, यानी कि जो पूरा संसार है वह गतिशील है, यानी कि उसमें परिवर्तन होते रहते हैं निरंतर। कोई भी देखिए, जब एक व्यक्ति है उसमें भी समय समय पर जब परिवर्तन होते हैं, तो उसी हिसाब से हमारा जो समाज है वो भी परिवर्तनशील है। तो हीगल के विचारों में इतिहास घटनाओं का एक क्रम मात्र नहीं है। यहाँ पे बताया गया है कि हीगल के विचारों में इतिहास घटनाओं का क्रम मात्र नहीं है, बल्कि विकास की 3 अवस्थाओं का विवेचन किया गया है। क्या कहा गया है? हीगल के विचारों ने घटनाओं यानी कि विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी? पहली है आपकी बात, प्रतिवाद और संवाद। ठीक है, तो हीगल की मान्यता है कि वो भी विचार अपनी मूल अवस्था में बाध होता है।
कुछ समय बीतने पर उस विचार का विरोध उत्पन्न होता है। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप मौलिक विचार बाद परिवर्तित होकर प्रतिवाद का विरोध होने से एक नए विचार की उत्पत्ति होती है जो संवाद कहलाती है। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जो भी व्यक्ति, मान लीजिए किसी का कोई विचार है तो सबसे पहले उसकी अवस्था एक बात होती है, यानी कि उसके बोले हुए शब्द होते हैं। तो जब हम किसी के सामने अपनी कोई भी विचार प्रकट करते हैं तो कहीं ना कहीं उन विचारों का जो है विरोध होता है, और जब किसी भी बात का विरोध होता है तब उसके संघर्ष के परिणाम स्वरूप कुछ मौलिक विचार यानी कि बात परिवर्तित होकर प्रतिवाद विरोध से एक नए विचार की उत्पत्ति होती है जो कि एक संवाद कहलाती है। ठीक है। फिर है आपका इतिहास की आर्थिक भौतिकवादी व्याख्या। इसमें क्या है, इसमें जो बताया है कि मार्क्स की विचारधारा में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की भांति इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत भी महत्वपूर्ण है। तो मार्क्स के विचार में इतिहास की सभी घटनाएं आर्थिक अवस्था में होने वाली हैं। तो यहाँ पर जो है मार्क्स ने अपनी आर्थिक व्याख्या के आधार पर मानवीय इतिहास की 6 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी हैं? ये किसने बताई हैं? ये मार्क्स ने बताई हैं। ठीक है। कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 6 अवस्थाएं बताई हैं। सबसे पहला है आपका आदिम साम्यवादी अवस्था। इसमें क्या है, इसमें सामाजिक विकास की इस पहली अवस्था में जीविकोपार्जन के तरीके बहुत सरल हैं, यानी कि अपने जीवन को जीने यानी कि जीविका के लिए जो भी उपार्जन किया जाएगा तो उसके तरीके जो है वो सरल तरीके से बताए हैं, जैसे कि शिकार करना, मछली मारना, जंगलों में कंद फूल एकत्रित करना इसका मुख्य व्यवसाय था। भोजन प्राप्त करने व जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए ही मनुष्य समूह में झुंड बनाकर साथ साथ रहते थे। ठीक है। तो यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में पूरा बताया, इसलिए मार्क्स ने इस अवस्था को साम्यवादी अवस्था कहा है। मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में बताऊंगी क्योंकि पूरा डिटेल पढ़ूंगी तो फिर जो है वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन इसकी पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगी तो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है। दूसरा है आपका दास्ता की अवस्था। इसमें क्या था, इसमें धीरे धीरे भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ। देखिए पहले क्या था, पहले जो जिस तरीके से लोग रहते थे, जंगल में रहते थे, मछली का शिकार करके उसमें धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होने लगे। व्यक्तियों ने जो है खेती करना, पशुपालन करना, दस्तकारी प्रारंभ कर दिया, जैसे कि जो कि हमने हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तो उसको इन्होंने यहाँ अवस्था जो मानी है उसके यहाँ के टॉपिक जो हैं अलग हैं लेकिन बातें वही हैं। तो फिर क्या हुआ, जिन्होंने उत्पादन के साधनों और आदि पर अधिकार कर लिया वे स्वामी कहलाए। ये दूसरे व्यक्तियों से बलपूर्वक काम करवाने लगे और वे दास कहलाने लगे। समाज स्वामी और दास 2 वर्गों में विभाजित हो गया था। आदिम समाज की समानता और स्वतंत्रता समाप्त हो गई थी। इसी अवस्था में समाज के शोषक और शोषित 2 वर्गों के मध्य अपने आर्थिक हितों के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया था। ठीक है। थर्ड है हमारा सामंतवादी अवस्था। इसमें जब उत्पादन के साधनों में और अधिक उन्नति हुई, यानी कि पहले मनुष्य ने क्या किया था, पहले जो है वो शिकार पे और कंदमूल खा के जीवित था, उसके बाद में उसने खेती वगैरह की थी। उसके बाद में जो है उत्पादन के साधनों में और अधिक उन्नति हुई तो उसने पत्थर के औजार और धनुष बाण से निकलकर लोहे के हल करके का चलन शुरू किया। कृषि, दस्तकारी, बागवानी, कपड़ा बनाने के उद्योगों का विकास हुआ। अब दास के स्थान पर उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक भी थे, है ना। अब यहाँ पे क्या था, पहले जो दास प्रथा हो गई थी उसके साथ में अब उद्योग होने लगे थे, तो वहाँ पे जो काम करने वाले श्रमिक थे उनको संपूर्ण भूमि छोटे मोटे उद्योगों यानी कि दस्तकारियों और उत्पादन के अन्य साधनों तथा कृषि पर जिनका आधिपत्य था उन्हें जागीरदार व सामंत कहा जाता था। कृषि कार्य करने वाले कृषकों और दस्तकारी करने वाले श्रमिकों का वर्ग सामंतों के अधीन था। इस अवस्था को सामंतकारी अवस्था कहा जाता था। तो मार्क्सवाद के अनुसार इस अवस्था में भी सामंतों तथा कृषकों, दस्तकारों के आर्थिक हितों में परस्पर संघर्ष चलता था। यहाँ पर भी संघर्ष की अवस्था थी क्योंकि कृषक थे वो भी देखिए वो छोटी मात्रा में थे और सामंत जो थे उनमें भी एक संघर्ष की अवस्था थी। फिर नेक्स्ट हमारा आता है पूंजीवादी अवस्था। इसमें 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति हुई और इसके परिणाम स्वरूप उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का नियंत्रण स्थापित हो गया। औद्योगिक क्रांतियों पे फिर जो उत्पादन के साधन थे उन पे जो पूंजीपति थे उनका नियंत्रण हो गया। पूंजीपति यानी कि उत्पादन के साधनों के स्वामी, यानी कि जो भी चीज़ उत्पादन जो भी वस्तु होती थी उसको उत्पादन करने वाले जो लोग थे उनको उसके जो स्वामी यानी कि मालिक जो हुआ करते थे, ठीक है, उनका जो है उस पर नियंत्रण हो गया। लेकिन वस्तुओं के उत्पादन का कार्य श्रमिकों द्वारा ही किया जाता था। वस्तुओं का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर होता था।
श्रमिक स्वतंत्र होकर कार्य करते थे, किंतु श्रमिकों के पास उत्पादन के साधन नहीं होते थे। वे अपनी आर्थिक अवस्था पूर्ण करने के लिए श्रम बचने को बाध्य होते थे। निजी लाभ के लिए पूंजीपति वर्ग ने श्रमिकों का शोषण करना शुरू कर दिया, क्योंकि भाई उनके पास कोई साधन तो हुआ नहीं करते थे, तो वस्तुओं का उत्पादन तो बड़ी मात्रा में हो रहा था, तो वहाँ पे जो पूंजीपति यानी कि जो मालिक थे वो उन श्रमिकों का यानी कि मजदूरों का शोषण करने लगे थे। इसी तरह श्रमिकों ने भी अपने हितों के रक्षा के लिए जागरूकता आ गई। परिणाम स्वरूप दो वर्गों में पूंजीपति और शोषक वर्ग और सर्वहारा श्रमिक कर शोषित वर्ग के संघर्ष प्रारंभ हो गए। फिर इनमें जो है आपस में संघर्ष स्थापित हो गए। तो मार्क्स का मत है कि संघर्ष अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया, पूंजीवाद को समाप्त कर देगा, ऐसा हुआ था। उसके बाद भी क्या हुआ, एक मिनट, हाँ, श्रमिक वर्ग के अधिनायक तत्व की अवस्था हुई। जब पूंजीपतियों में और श्रमिकों में संघर्ष की अवस्था उत्पन्न हो गई, उसके बाद में जो है मार्क्स का विचार है कि पूंजीवादी अवस्था जो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के माध्यम से श्रमिकों व पूंजीपतियों के मध्य संघर्ष में जब पूंजीपतियों की पराजय हुई यानी कि वे हार गए, तब पूंजीवाद समाप्त हो गया। तो जब ऐसी व्यवस्था हुई तब जो है श्रमिक लोग जो है संघर्ष के लिए खड़े हो गए, तब उनकी हार हुई थी। और ऐतिहासिक विकास की पांचवी अवस्था श्रमिक वर्ग के अधिनायक तत्व की अवस्था आएगी। इस अवस्था में उत्पादन के संपूर्ण साधनों पर श्रमिकों का अधिकार हो जाएगा, जिसे श्रमिक वर्ग का अधिनायक तंत्र या तानाशाही कहा गया। इस पांचवी अवस्था के बहुमत वर्ग कौन थे? श्रमिक वर्ग, अल्पमत वर्ग, पूंजीवत वर्ग। तो इसके विरुद्ध अपनी राज्य शक्ति का प्रयोग कर उसे पूर्णतः समाप्त कर देगा। नेक्स्ट है हमारा राज्यविहीन और वर्गविहीन समाज की अवस्था। उसके बाद में जो है ये अवस्था आई, मानवीय इतिहास की अंतिम अवस्था राज्यविहीन और वर्गविहीन समाज की अवस्था आएगी। इस अवस्था में समाज में केवल एक ही वर्ग होगा, जिसे श्रमिक वर्ग कहा गया है। इस समाज में ना तो शोषक वर्ग है और ना ही शोषित वर्ग है, यानी कि ना कोई शोषण करने वाला है और ना ही कोई शोषण करने वाला है और ना ही शोषण होने वाला है। ठीक है, ये समाज राज्यविहीन और वर्गविहीन होगा। वर्गविहीन समाज में राज्य स्वतः ही समाप्त हो जाएगा और इस समाज में वितरण का सिद्धांत लागू होगा। ये मार्क्सवाद के है, मैं आपको सिद्धांत बता रही हूँ, उसमें कहा गया है। ठीक है, जिसमें समाज के प्रत्येक अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करेंगे और उसे आवश्यकता अनुसार प्राप्त करेंगे, यानी कि जिस भी व्यक्ति की जो भी योग्यता होगी वह उसी हिसाब से कार्य करेगा और उसको उसी हिसाब से उसका जो है मिलना चाहिए वो मिलेगा। तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत नेक्स्ट है इसका। तो मार्क्स का अन्य सिद्धांत वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है। मार्क्सन ने कहा कि अब तक के समस्त समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। कुलीन और साधारण व्यक्ति, सरदार और सर्वेवश, संघपति और श्रमिक निरंतर एक दूसरे के विरोध में खड़े रहे हैं। उनमें आवाज गति से संघर्ष जारी है। मार्क्स ने कहा कि आधुनिक काल में पूंजीवाद के विरुद्ध श्रमिक संगठित होकर पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त कर लेंगे और सर्वहार वर्ग की तानाशाही स्थापित हो जाएगी। फिर नेक्स्ट सिद्धांत है आपका अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। इसमें मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, मार्क्स की पुस्तक है दास कैपिटल। ठीक है, इसमें इन्होंने किसकी विवेचना की है? अतिरिक्त मूल्य की। तो मार्क्स का कहना है कि पूंजीपति श्रमिकों का उनका उचित पारिश्रमिक ना देकर उनके श्रम का संपूर्ण लाभ स्वयं हड़प लेते थे, यानी कि वो काम ज़्यादा कराते थे और उसका जो लाभ होता था वो खुद ही ले लेते थे। तो मार्क्स मानता था कि किसी वस्तु का मूल्य इसलिए होता है क्योंकि उसमें मानवीय श्रम लगा होता है, इसीलिए उसने कहा था कि उसका मूल्य अधिक और जिस वस्तु के उत्पादन का कम श्रम लगता है उसका मूल्य कम होता है। इस प्रकार मार्क्स का विचार है कि किसी वस्तु का वास्तविक मूल्य वह होता है जो उस पर व्यय किए गए श्रम के बराबर होता है, किंतु जब वह वस्तु बाजार में बिकती है तो वह उसका उच्च मूल्य पाती है, यानी कि महंगी बिकती है। तो नेक्स्ट है हमारा सर्वहारा वर्ग अधिनायकवाद। इसमें मार्क्स का कहना है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में अंतर्निहित विरोध स्वभाव के कारण पूंजीपति वर्ग में संघर्ष होना अवश्यभी है। इस वर्ग संघर्ष में श्रमिक वर्ग संगठित होकर पूंजीपति वर्ग पर भरपूर प्रहार करेगा और रक्तिम क्रांति द्वारा पूंजीवाद को समूल रूप से नष्ट करने और उससे अधिनायक विशेषताएं इसमें बताई गई हैं। ये हैं मार्क्सवाद के अनुसार, ये सारी इसमें विशेषताएं हैं। इनको मैं आपको आप पढ़ लीजिएगा PDF में,
नेक्स्ट है वर्ग विहीन व राज्य विहीन समाज। तो मार्क्स का कहना है कि जैसे ही पूंजीवादी वर्ग का अंत हो जाएगा, पूंजीवादी व्यवस्था के सभी अवशेष नष्ट कर दिए जाएंगे। राज्य के स्थित रहने पर औचित्य भी समाप्त हो जाएगा और वह मुरझा जाएगा। जब समाज के सभी लोग एक स्तर पर आ जाएंगे तो प्रत्येक व्यक्ति संपूर्ण समाज के लिए सर्वाधिक कार्य करेगा। तो यहाँ पर जो है मार्क्स द्वारा प्रतिपादित समाजवाद की सर्वोच्च स्थिति है, मानव कल्याण का ही सर्वोच्च शिखर है। इस स्वतंत्र समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता तथा योग्यता अनुसार कार्य करेगा और आवश्यकता अनुसार मजदूरी प्राप्त करेगा। इस समाज में प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति होगी और वह अपनी योग्यता के अनुसार समाज को सहयोग देगा। ये वह समाज है जिसमें ना कोई वर्ग होगा और ना कोई राज्य होगा। इसके बाद में आपका आएगा मार्क्सवाद का महत्व या फिर प्रभाव या पक्ष में तर्क, यानी कि मार्क्सवाद के प्रभाव में जो भी तर्क हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें मार्क्सवाद की विभिन्न आलोचनाओं के बावजूद भी इसके महत्व को नकारा नहीं गया। आज मार्क्सवाद ने पूरे विश्व के स्वरूप को ही परिवर्तित कर दिया है। इसमें जो है पीड़ितों और दलितों, शोषित एवं श्रमिक का पक्ष लेकर उपेक्षित मानव कल्याण के लिए मार्क्सवाद ने समाजवाद को एक ठोस एवं वैज्ञानिक आधार प्रदान किया है। जैसे कि सबसे पहला है आपका वैज्ञानिक दर्शन, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें मार्क्सवाद को वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा गया है। ठीक है। दूसरा है सैद्धांतिकता की अपेक्षा व्यवहारिकता पर बल। इसमें मार्क्सवाद ने जो है सैद्धांतिकता की अपेक्षा व्यवहारिकता पर अधिक बल दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका श्रमिक वर्ग की स्थिति को सबलता प्रदान करना। इसमें मार्क्सवाद की सबसे बड़ी देन ये है कि श्रमिक वर्ग में वर्गीय चेतना और एकता को जन्म दिया है, उसकी स्थिति में सुधार किया है। और मार्क्स ने नारा दिया था कि विश्व के मजदूर एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए केवल जंजीरें हैं और विजय प्राप्त करने के लिए समस्त विश्व पड़ा है। तो मार्क्स के इन नारों ने श्रमिक वर्ग में एक चेतना उत्पन्न की थी और अद्वितीय सफलता प्राप्त की थी। नेक्स्ट है आपका पूंजीवादी व्यवस्था के दोषों पर प्रकाश डालना। मार्क्सवाद ने जो है जो पूंजीवादी जो लोग थे और जो मजदूरों का शोषण कर रहे थे उनके दोषों पर जो है प्रकाश डाला है। ठीक है। उपभोक्ताओं के तरह तरह से शोषण करता था वो, तो इसमें बताया गया है। तो ये था आज का मार्क्सवादी आपका टॉपिक, ये पूरा हो गया। अब लास्ट इसका बचा है एक अस्तित्ववादी। ठीक है। शायद अस्तित्ववादी है, तो इस पे हम कल बात करेंगे। और उसके बाद में हमारी समथिंग ये इकाई 1 के थोड़े सी टॉपिक रह गए। इकाई 1 हमारा यूजीसी नेट एजुकेशन का कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग को बस यही करना है कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बताना और जाते जाते लाइक भी कर जाना। ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।